दिन आकाश में एक रिफ्ट खुल जाती है। उस रिफ्ट में से भयानक क्रिएचर हमारी अर्थ की तरफ आने लगते हैं। तभी कुछ इंसान उस दरार को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह बुरी तरह से फेल हो जाते हैं। तभी मॉन्स्टर्स ने कत्लेआम करना शुरू कर दिया था। जहाँ देखो वहाँ बस क्योस ही क्योस था। लकीली तभी एंट्री होती है हमारे अवेक्ड इंसानों की, जिनके पास सुपर नेचुरल पावर थी। हमने उनको कहा हीरोज लीगन। वह हमारी दुनिया की बस आखिरी उम्मीद थे इन मॉन्स्टरों के अगेंस्ट। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है एक लड़की के हाथ में बहुत ही डरा हुआ बच्चा होता है। तभी एंट्री होती है हमारे एमसी की और वह मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन हमारे एमसी के पास इतनी ताकत नहीं थी कि वह उस मॉन्स्टर से लड़ सके। तभी वह मॉन्स्टर एक बहुत तेज हिट देता है और हमारा एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। लेकिन उन सभी के बीच एक ऐसा भी था जिसके पास अनस्टॉपेबल पावर थी, जो कि हीरोज ऑफ हीरो कहा जाता था। उसका नाम था किम मिन योंग और वह इन सभी मॉन्स्टरों को अकेला ही मार देता है। लेकिन वह इन सब से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वह सुकून भरी जिंदगी जीने के लिए चला जाता है। फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी के ऊपर एक और मॉन्स्टर हमला करने के लिए आता है, लेकिन उसे एक और अवेक हीरो मार देता है और बोलता है देखो इस तरह मारते हैं मॉन्स्टरों को। तभी इसी के साथ हमारे सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं और हमारे जितने भी सिविलियंस थे वह सेफ हो जाते हैं और वह हमारी हीरोज की तारीफ करने लगते हैं, उनके नारे लगने लगते हैं। तभी फिर हमारा सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे पर और वह बोलता है मैं कैप्टन की तरह हीरो लीग में जाऊंगा और देखना मैं भी एक हीरो बनूंगा। अभी हमें सभी हीरोज का इंट्रोडक्शन कराया जाता है। सबसे पहले कराया जाता है ली एलियन। ये 22 लीटर है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। वह अपनी एज से ज़्यादा समझदार है। तभी हमें दूसरे हीरो के बारे में बताया जाता है। इसका नाम हान सियो यू है और यह लाइटनिंग में स्पेशल है और इसकी ह्यूमैनिटी में बहुत बड़ी होप है। आगे जाके यह ह्यूमैनिटी की रक्षा करेगा। तभी हमारे तीसरे हीरो के बारे में बताया जाता है। इसका नाम चेन लियन है और यह फायर का सुपर ह्यूमन है और यह बैटल फील्ड में सबसे आगे रहता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है कुछ एम्बुलेंस इंसानों को लेकर हॉस्पिटल जा रही होती है। तभी हमारा एमसी बोलता है क्या मैं भी इनके बराबर पावरफुल बन पाऊंगा। तभी हमारे एमसी के पास डॉक्टर आती है और बोलती है तुम्हारी बॉडी के अंदर विकेट क्लैन का जहर चला गया है। यह सांस के साथ अंदर चला जाता है, पर डरने की कोई बात नहीं है। मेरे पास एक एंटीडोट है जिसे मैं तुम्हें दूंगी तो इसका पॉइजन इफेक्ट कम हो जाएगा। तभी ये सब फायर वाला हीरो सुन लेता है और बोलता है तुम अपने आप को क्यों बेवकूफ़ बना रहे हो? क्या तुमको अपनी लिमिट नहीं पता है? पावरलेस इंसान, ना तो तुम जैसा इंसान सहानुभूति के लायक है और ना ही किसी इलाज के लायक। ऊपर से तुमने बचाव अभियान में भी बाधा डाली है और तुमने हमारी सार्वजनिक छवि को भी नुकसान पहुंचाया है। अब हमको तुम्हारे साथ क्या करना चाहिए? क्या तुमको ये सच में लगता है कि तुम्हारे पिता पे लगा हुआ गद्दार का दाग ये सब करने से हट जाएगा? तभी हमारा एमसी चिल्ला के बोलता है मेरे पिता गद्दार नहीं है। तभी हीरो बोलता है तुम मुझ पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? तुम्हारे पिता हीरो लीगन के नेता अपने घायल साथियों को छोड़कर मॉन्स्टर वर्ल्ड में भाग गए। अगर यह विद्रोह नहीं है तो क्या है? इतना बोलकर वो हमारे एमसी को बहुत तेज एक लात मारता है और हमारा एमसी बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वह बोलता है मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, लेकिन मेरे पापा कभी भी ह्यूमैनिटी को धोखा नहीं दे सकते। तभी हमारा एमसी हीरो को गुस्से में देखता है। तभी वह हीरो बोलता है वो नज़र, क्या तुम मुझे मारने की सोच रहे हो? चलो तो मैं अपनी शक्तियों का भी इस्तेमाल नहीं करूँगा ताकि तुम ये न कह सको कि मैं कमज़ोरों को तंग करता हूँ। तभी हमारा एमसी हीरो की तरफ चार्ज करने के लिए बढ़ता है। तभी हीरो बोलता है तुम मुझे हराना चाहते हो तो सपने देखते रहो, यह आदमी सच में बिल्कुल बेवकूफ़ है। तभी हीरो अपने पंच में फायर एनर्जी गैदर करता है और हमारे हीरो पे हिट कर देता है, जिससे कि हमारा हीरो बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है। तभी वह लड़की बोलती है बस करो, कुछ भी हो वो अब भी हम सब में से एक ही है। उसके पिता के अपराधों का उससे कोई संबंध नहीं है। तुम लोग को यह बंद करना चाहिए। तभी हमें उस लड़की का नाम कियान बताया जाता है। तभी हीरो बोलता है कियान तुम बहुत ही दयालु हो, सिर्फ तुम ही हो जो इस पर अब भी भरोसा कर रही हो। यह आदमी झूठ से भरा है, सावधान रहना, वो तुम्हें कभी भी धोखा दे सकता है।
तभी हमारा एमसी बोलता है मेरे दिल में इतना दर्द क्यों हो रहा है। तभी वो लड़की बोलती है ओ नहीं, यह विगड़ क्लैन के सदस्य का जहर है, पर तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक इसका एंटीडोट है। तभी हीरो उस लड़की से बोलता है क्यान जाकर वहाँ देखो, एक बच्चा बेहोश हो गया है, चिंता मत करो, यहाँ पर सब मैं संभाल लूंगा। तभी ठीक है बोलकर लड़की वहाँ से जाने लगती है। तभी हमारा एमसी बोलता है ये एंटीडोट मुझे दे दो। तभी हीरो हमारे एमसी से बोलता है क्या सच में तुम्हें इस एंटीडोट की जरूरत है, लेकिन मेरे कुत्ता पहले से ही ठीक महसूस नहीं कर रहा है, शायद उसे भी जहर दिया गया है, दुर्भाग्य से सिर्फ एक ही एंटीडोट बचा है। तभी हीरो का एक दोस्त बोलता है यह निकम्मा तो कुत्ते से तुलना करने के लायक भी नहीं है, कम से कम कुत्ता राक्षसों को काटता तो है, उन पर भौंकता तो है, ये तो बस खुद को मॉन्स्टर के लिए नाश्ता बना देगा। तुम्हें हीरो बनने का बहुत शौक है ना, यकीनन तुम इतने स्वार्थी तो नहीं होंगे कि तुम एक एंटीडोट के लिए कुत्ते से लड़ाई करो, सही बोल रहा हूँ ना। यहाँ पर सभी लोग तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचते हैं। तभी हमारा एमसी बोलता है मैंने तुम लोगों के साथ कभी बुरा नहीं किया, लेकिन तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी हीरो हमारे एमसी से बोलता है गद्दार के बेटे को कीड़े की तरह जीना चाहिए, तुम जैसे को हमेशा कुचला ही जाता है, लेकिन नहीं, तुमको तो हीरो बनना है, असल में तुम जीने के लायक ही नहीं हो, तुम तो इस कुत्ते की गंदगी के ढेर जैसे हो, बदबूदार और घिनौने, तुम तो बस गंदगी में रहने के लायक हो और तुमको अपने जीवन में नीचे दफन हो जाना चाहिए, ना ही तू और ना ही तेरा नाम कभी शहीदों की सूची में आएगा। ये सब बोल के वो हमारे एमसी को बहुत मारते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जाते जाते तभी हीरो बोलता है तुम बस अपने पिता की तरह एक सर्वनाम भगोड़े खबर फैला दो, आसपास कुछ बचे हुए लोग हो सकते हैं और इस इलाके में किसी को भी आने की अनुमति नहीं है, ठीक है। तभी वो आपस में बात करते हैं और बोलते हैं उधर तो मेरा दम घुट रहा था, उस कमीने की वजह से यहाँ पर कितनी साफ हवा है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमारे एमसी को दिखाया जाता है, वह बोलता है मैंने इन सभी का क्या बिगाड़ा है, मैंने तो बस लोगों की मदद ही की है, फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तभी हमारे एमसी को कुछ सुनाई देता है और हमारा एमसी बोलता है कोई आ रहा है, कौन है मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, जहर ने मेरी नज़र को प्रभावित कर दिया है, ये तो एक राक्षस है, यहाँ अभी भी और भी राक्षस हैं, इस हालत में मैं सबसे कमजोर राक्षस से भी नहीं लड़ सकता, क्या मैं सच में यहाँ पर मरने वाला हूँ। तभी एमसी अपने पास्ट को याद करने लगता है और बोलता है देखो पापा, मेरे निबंध का इनाम मिल गया, इसका नाम है मेरे वीर पिता। लेकिन पापा टीचर बोल रही थी मैं एक भविष्य में अच्छा लेखक बन सकता हूँ, लेकिन पापा मुझे लेखक नहीं बनना, मुझे तो इंसानियत के लिए एक महान हीरो बनना है, बिल्कुल अपने पापा की तरह। हमारे एमसी के पापा बोलते हैं हाँ बिल्कुल तू एक दिन हीरो बनेगा क्योंकि तू मेरा बेटा है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी एमसी के गेट पर कुछ पुलिस वाले आए हुए होते हैं और वह बोलते हैं ली मियान ने विश्वासघात किया है, यह इंसानियत का गद्दार है और इसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई है और तुम्हें आज ही घर छोड़ना होगा। तभी हमारा एमसी रोते हुए बोलता है नहीं आप झूठ बोल रहे हैं। तभी हमारे एमसी की माँ बोलती हैं बूफान तुम्हें अपने पिता का भरोसा करना होगा और सच का पता लगाना होगा, उनका नाम साफ करना। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट के अंदर। हमारा एमसी बोलता है मैंने अपनी माँ से वादा किया था कि मैं अपने पिता का नाम साफ करूंगा, अगर मैं अभी मर गया तो उनका सम्मान कैसे करूंगा, मैं खुद को उनका बेटा कैसे कहूंगा, मैं यहाँ पर हार नहीं मान सकता है, वो किसी भी प्रकार का मॉन्स्टर हो, मैं किसी से नहीं डरता। इतना बोलकर हमारा एमसी उस मॉन्स्टर से लड़ने लगता है, लेकिन पावर गैप बहुत ज्यादा होने की वजह से हमारा एमसी बहुत पिटता है और वह बोलता है इतना शक्तिशाली है ये, एक एस लेवल का राक्षस है, लेकिन इतना बड़ा एस लेवल का राक्षस इतनी छोटी लड़ाई में क्यों आया, क्या हमें गलत जानकारी मिली थी, मैं मरा नहीं हूँ, बाहर अभी क्या हो रहा है, यहाँ कोई है, मेरे पास कुछ बहुत जरूरी है बताने को, लगता है वो इंसान जाग गया है। हमारा एमसी ये सब बोल ही रहा होता है, इतनी देर में वह एस लेवल की मॉन्स्टर आती है और हमारे एमसी के गले को काट देती है और वह बोलती है यह सोल्जर तो बहुत वीक था, लेकिन इसकी सोल बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ना बोलकर वह मॉन्स्टर हमारे एमसी की सोल को हमारे एमसी से अलग कर देती है और अपने साथ मॉन्स्टर वर्ल्ड ले जाती है। अभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है हमारे एमसी को। हमारा एमसी बोलता है मुझे याद है मैं अभी एक बैटल फील्ड पे था, मैं एक मॉन्स्टर से लड़ रहा था। तभी हमारा एमसी अपने हाथों को देखता है और बोलता है क्या मैं अभी मरा नहीं हूँ, बाहर क्या हो रहा है। तभी हमारे एमसी की नजर जाती है शीशे के ऊपर, वह उसमें खुद को देखता है और बोलता है क्या मैं एक मॉन्स्टर बन गया हूँ, ये कैसे हो सकता है।
तभी हमारे एमसी के पास 2 मॉन्स्टर आती हैं और वह दूसरी मॉन्स्टर बोलती है, क्या इसकी सोल सक्सेसफुल इसके साथ मर्ज हो गई? लगता तो ऐसा ही है। तभी हमारा एमसी उनको देखकर बोलता है, ये तो वही औरत है जिसने मुझ पर हमला किया था पहले। तभी हमारा एमसी एक डंडा उठा लेता है और उनकी तरफ चार्ज करता है, यह बोलकर के तुम ही हो जिसने मुझे मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है। उनमें से एक लड़की आती है और हमारी एमसी को बहुत तेज हिट देती है और हमारा एमसी उससे बहुत दूर जाके गिरता है। तभी वो हमारे एमसी को पकड़ देती है और बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी प्रिंसेस के ऊपर अटैक करने की? तभी हमारा एमसी बोलता है, अच्छा तो तुम ही हो डीमन क्लैन की प्रिंसेस। तभी प्रिंसेस बोलती है, मेरा नाम मोयल है और मैं यहाँ डीमन क्लैन की सबसे बड़ी राजकुमारी हूँ। तुम मुझे कैसे नहीं पहचानते? मैं तो तुम्हारी इंसानी दुनिया में सबसे ज़्यादा मोस्ट वांटेड क्रिमिनल की लिस्ट पे पहले नंबर पर आती हूँ। तुम मुझे पहचानोगे भी कैसे, क्योंकि तुम तो कभी बड़े बड़े मिशनों पर गए ही नहीं, क्योंकि तुम्हारा लेवल बहुत ही कम है। तुम्हें विंग क्लैन वालों ने जहर दिया था, अगर महारानी तुम्हारी आत्मा को नहीं निकालती तो तुम अब तक मर चुके होते। तभी हमारा एमसी बोलता है, मेरी आत्मा निकाल ली गई, पर कैसे? तभी हमारा एमसी बोलता है, हमारे हीरो क्लैन में बताया गया था कि मॉन्स्टर 4 तरीके के होते हैं, द डीमन क्लैन, विंग क्लैन, बीस्ट क्लैन और स्लेन क्लैन। जो विंग क्लैन वाले होते हैं उनकी बॉडी में पॉइजन होता है और वह उड़ते हुए पॉइजन को फैलाते हैं, और जो बीस्ट क्लैन वाले होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है और उनके पास बहुत ही ज्यादा इंसेन स्ट्रेंथ होती है। स्लेन क्लैन वालों के पास डिस्ट्रक्टिव पावर होती है और वह स्पेल भी कर सकते हैं। और फिर हैं डीमन क्लैन, ये बिल्कुल इंसानों की तरह दिखते हैं और इनकी एबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, और इनके बारे में तो ये भी कहा जाता है कुछ हायर लेवल डीमन के पास तो इस तरह की भी शक्ति होती है जो बॉडी और सोल को भी अलग कर सकते हैं। यह बस एक काल्पनिक चीज़ मानी जाती थी, लेकिन जब ये मेरे साथ हुआ है तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि ये बिल्कुल सच है, और बिल्कुल इसी की तरह इसने मेरी आत्मा इस मॉन्स्टर के अंदर डाल दी है। तभी हमारा एमसी प्रिंसेस से पूछता है, और मेरे शरीर के साथ क्या हुआ होगा? तभी उसकी सबऑर्डिनेट बोलती है, इंसानों ने कुछ टाइम पहले ही रोबोट बनाए हैं जो कि बैटलफील्ड की सफाई का काम करते हैं, और वो फायर जेट वो तो अपने पीछे कुछ नहीं छोड़ते। तभी प्रिंसेस बोलती है, सच में फायर जेट बहुत ही अच्छे लगते हैं, अगली बार जाऊंगी तो कुछ को पकड़ कर लाऊंगी। तभी हमारा एमसी बोलता है, क्या तुमने मेरी भावनाओं के बारे में भी कुछ सोचा है कि मेरे ऊपर क्या गुजर रही है? तभी प्रिंसेस बोलती है, इतना टूटा हुआ शरीर कुछ मायने नहीं रखता, तभी तुमको बस इतना करना है जितनी जल्दी हो सके अपने नए शरीर की आदत डाल लो। तभी हमारा एमसी बोलता है, क्या तुम सीरियस हो? तुम ये कमांड किसको दे रही हो? मैं तुम्हारी कमांड नहीं सुनने वाला, और तुम जैसे डीमन से तो बिल्कुल भी नहीं। पहले तुम मुझको ये बताओ, तुमने मुझे ऐसा क्यों बना दिया है? क्या तुम मेरे जरिए इंसानों की जानकारी निकालना चाहती हो या फिर हीरो लीजन को धमकाना चाहती हो? पर अफसोस तुमने गलत आदमी को चुन लिया है, तुम्हारा हथियार बनने से पहले मैं मरना पसंद करूंगा। प्रिंसेस की सबऑर्डिनेट बोलती है, क्या तुम फिर से लड़ना चाहते हो? लेकिन तुम बहुत कमजोर हो। इतना बोलकर वह हमारे एमसी के पेट में बहुत तेज किक मारते हुए बोलते हो, तुम सिर्फ बातें करना जानते हो, तुम्हारे अंदर कोई भी काबिलियत नहीं है, और तुम जैसे कचरे की हिम्मत भी कैसे हुई बकवास करने की? तुम जैसे कमजोरों को तो हमारे जैसा होना ही नहीं चाहिए था, ये इंसान शरीर का अपमान कर रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है, तुम होती कौन हो मुझे कमजोर बोलने वाली? इतना बोलकर हमारा एमसी कुछ एनर्जी को महसूस करता है और देखता है उसके हाथ में एक ब्लू लाइटनिंग आ जाती है। तभी हमारा एमसी उस ब्लू लाइटनिंग से मॉन्स्टर को बहुत तेज हिट देता है और वह बहुत दूर जाके गिरती है। तभी प्रिंसेस बोलती है, ये तो डेमोनिक पावर है, ये इस पावर को यूज कैसे कर पा रहा है? तभी वह बोलती है, शायद इसने अपनी आत्मा को इस मॉन्स्टर के शरीर के साथ पूरी तरह मिला लिया है। तभी प्रिंसेस की सबऑर्डिनेट बोलती है, तो इंसान ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी हमारा एमसी बोलता है, ये मेरे अंदर किस तरह की शक्ति है, इससे पहले मैंने ऐसा कभी महसूस नहीं किया, आखिर ये क्या है? तभी वह प्रिंसेस अपनी डेमोनिक एनर्जी को यूज करती है और हमारे एमसी को दूर फेंक देती है और जाके उसके ऊपर बैठ जाती है। वो हमारे एमसी के गले को पकड़ लेती है और बोलती है, चलो खड़े हो जाओ। हमारा एमसी ये सब सोच ही रहा होता है, इतनी ही देर में वह डीमन अपने कपड़ों को उतार देती है और हमारे एमसी के ऊपर जाके लेट जाती है। तभी उन दोनों को एक प्लांट टाइप क्रिएचर देख लेता है। तभी हमारी प्रिंसेस जाती है और प्लांट टाइप क्रिएचर को काट कर फेंक देती है। तभी हमारा एमसी प्रिंसेस की तरफ देखता है और बोलता है, वो ये बहुत खूबसूरत है, क्या दानव किले की सभी औरतें इतनी खूबसूरत होती हैं? धरती पर देखी हुई सभी लड़कियों में यह सबसे ज़्यादा खूबसूरत है। तभी हमारा एमसी बोलता है, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, वो इंसान भी नहीं है,
वो एक राक्षस है। लेकिन वो अभी क्या कर रही है? क्या ये कोई मेरा मेंटल इल्यूजन है जो इसने मुझ पर किया है, या फिर ये कोई रस्म है जो मुझे पूरी तरह निचोड़ रही है? ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? क्या मैं एक डीमन के साथ ये सब करूँगा, और वो भी ठीक मरने से पहले? तभी एक प्लांट टाइप क्रिएचर हमारे एमसी के मुंह पर आ जाता है और हमारा एमसी बोलता है ये क्या है घिनौना सा। तभी प्रिंसेस बोलती है अच्छा, तो इस जगह पर नज़र रखी जा रही है, ये प्लांट हमारी जासूसी कर रहा है। अफसोस की बात है कुछ लोगों को यह बात पच नहीं रही है कि सूरा अभी जिंदा है या नहीं। मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, सूरा कोई और नहीं है, वही बॉडी है जिसके अंदर हमारी एमसी की सोल है। तभी प्रिंसेस हमारे एमसी को बताती है इस शरीर का मालिक सूरा है, जो मेरा मंगेतर भी है। आज हमारी शादी होने वाली थी लेकिन वह कहीं पर गायब हो गया है। जब मैंने उसे ढूंढने की कोशिश की तब तक वह मर चुका था। मुझे नहीं पता वह वहाँ क्यों गया था या किसने मारा था, लेकिन एक बात साफ है, ऐसे घाव कोई इंसान नहीं कर सकता। तभी हमारा एमसी बोलता है अगर इंसान नहीं तो क्या एक राक्षस? क्या राक्षस भी आपस में लड़ते हैं? तभी प्रिंसेस बोलती है डीमन क्लैन उपाधियों की परवाह नहीं करते, हम केवल ताकत के आगे झुकते हैं। जैसे ही कोई कमज़ोर होता है उसको निकाल दिया जाता है। सूरा डीमन क्ले का सबसे ताकतवर योद्धा था, उसके बिना मैं एक आसान निशाना हूँ। उसकी मौत को छिपाने के लिए हमें उसकी लाश में से एक जीवित आत्मा को निकालना पड़ा। तो हमारा एमसी बोलता है तो तुमने मुझे सेना को धमकाने के लिए नहीं पकड़ा? क्या तुम्हें सेना ने छोड़ नहीं दिया था? तुम तो बस एक मामूली से सैनिक हो। तभी प्रिंसेस की सबऑर्डिनेट बोलती है महारानी ने तुम्हें सिर्फ इसलिए चुना था, उस समय तुम ही एकमात्र जीवित इंसान थे। तभी हमारे एमसी के दिल में बहुत तेज दर्द होने लगता है। तभी प्रिंसेस बोलती है तुम्हारे पास बस दो ऑप्शन है, या तो मेरे साथ काम करो या फिर वापस से मर जाओ। अभी प्रिंसेस हमारे एमसी को टैब देती है जिसके अंदर न्यूज चल रही होती है। इस लड़ाई में नायकों की सेना ने राक्षसों को पीछे ढकेल दिया और हमारे नायकों और उनके घर वालों को सुरक्षित रखा। तभी कैप्टन हान को स्टेज पर बुलाया जाता है और उनको फर्स्ट अवार्ड दिया जाता है। तभी एक छोटा बच्चा बोलता है कैप्टन यान तुम्हारा शुक्रिया मुझे और मेरी मॉम को बचाने के लिए। वो बच्चा कैप्टन से पूछता है कैप्टन क्या तुम मुझको लड़ना सिखा सकते हो? मैं आपके साथ राक्षसों से लड़ना चाहता हूँ और मैं भी आपकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ। अभी वहाँ पर खड़े दो लोग बोलते हैं बच्चे तुम अभी बहुत छोटे हो, वो राक्षस तुम्हें एक ही बार में निगल जाएंगे, यह काम हम बड़ों पर ही छोड़ दो। तभी कैप्टन उस बच्चे को गोद में उठा लेता है और बोलता है लेकिन यह जान लो जब तुम यह शपथ लेते हो तो किसी भी समय अपनी जान देने के लिए तैयार रहना होगा। युद्ध में हम तलवार और ढाल दोनों बनते हैं, हम मानवता की अंतिम रक्षा हैं विनाश के खिलाफ। जो लोग अपने पद को छोड़ देते हैं, अपनी कायर जिंदगी में छिपकर रहते हैं, नागरिकों को मॉन्स्टरों के हवाले कर देते हैं, वे हत्यारों से बेहतर नहीं हैं। वे जितने भी लोग वहाँ पर भाषण सुन रहे थे वह बोलने लगते हैं गद्दारों को माफ नहीं किया जाएगा, गद्दारों को शर्म आनी चाहिए, कोई दया नहीं, गद्दारों को मार देना चाहिए। तभी ये सब सुनकर हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी हमारी प्रिंसेस बोलती है तुम मुझको ठुकरा सकते हो लेकिन अपनी जिंदगी के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत करना, वे तुम्हें अब गद्दार करार देंगे और तुम हमेशा के लिए शापित और नफरत के पात्र बन जाओ। तभी हमारा एमसी बोलता है ऐसा अंत कौन चुनना चाहेगा? वो झूठे सारे शोहरत और तारीफ पा रहे हैं लेकिन मेरे परिवार दुख झेल रहा है, ये कैसा न्याय है? मैं नहीं मरूंगा, मैं इस जिंदगी से चिपका रहूंगा जब तक मैं अपने और अपने पापा के नाम से गद्दार दाग को नहीं हटा देता, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। हांसी आयो जो कुछ भी तुमने मेरे साथ किया है मैं तुमसे इसका बदला लूंगा, जब तक मैं तुम्हारा गंदा फेस पूरे समाज के सामने उजागर नहीं कर देता जब तक मुझे चैन नहीं आएगा। इतना बोलकर हमारा एमसी उस टैब को तोड़ देता है। तभी हमारा एमसी प्रिंसेस के साथ कहीं पे जाने लगता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको दिखाया जाता है हमारा प्रिंसेस और एमसी दोनों ड्रैगन के पास आ जाते हैं। तभी प्रिंसेस हमारे एमसी को बताती है ये हमारे ड्रैगन क्लैन का व्हीकल है। हमारा एमसी उस ड्रैगन को छूने के लिए अपना हाथ बढ़ाता ही है लेकिन वह ड्रैगन हमारे एमसी के ऊपर हमला कर देता है। प्रिंसेस बताती है तुम्हारा शरीर ही सूरी का है लेकिन तुम्हारी आत्मा अभी भी एक इंसान की है, इसकी वजह से यह डीमन तुम्हें अपने पास नहीं आने दे रहा है। तभी प्रिंसेस एक अंगूठी निकालती है और हमारे एमसी को देती है और बोलती है यह अंगूठी तुम्हारे मानव गंध को छुपा कर रखेगी। तभी प्रिंसेस की सबऑर्डिनेट हमारे एमसी को बहुत सारे पेपर ला के देती है और बोलती है ये सूरी के सभी अभिलेख हैं, हमें महल पहुंचने से पहले यह सारे शब्द याद करने होंगे। तभी हमारा एमसी बोलता है मैं इतने सारे पेपरों को इतनी जल्दी कैसे याद करूंगा, इनमें तो बहुत सारे वीक्स लग जाएंगे। तभी वह सबऑर्डिनेट बोलती है यह तुम्हारी प्रॉब्लम है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। तभी प्रिंसेस बोलती है अगर तुम सब कुछ याद नहीं कर पाओ तो चिंता मत करो, लेकिन अगर तुमसे कोई गलती हुई तो मैं तुम्हें वहीं पर मार दूंगी।